अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पीछे बताए थे, एक एक करके सारे कंपोनेंट उठा लेते हैं। सबसे पहले विंड कैप्चर, कौन विंड कैप्चर करेगा भैया? हमारी ब्लेड विंड कैप्चर करेगी। सो विंड फ्लोज ओवर दी रोटर ब्लेड, क्रिएट्स दी लिफ्ट, इसकी बात करी थी हमने कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ ब्लेड्स होंगे तो लिफ्ट कोफिशिएंट क्या होता है? ज्यादा होता है, लिफ्ट कोफिशिएंट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। सो विंड फ्लोज ओवर दी रोटर ब्लेड, क्रिएट्स दी लिफ्ट एंड कॉज दी ब्लेड्स टू रोटेट। दूसरा, अब हमारा कन्वर्जन होगा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो अब जो रोटेशनल एनर्जी है शाफ्ट की, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इससे पहले रोटेशनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, कहां बढ़ाएंगे? गियर बॉक्स के अंदर। सो इट इज एक्सेलरेटेड इन द गियर बॉक्स। देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, अब आगे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करो। ट्रांसमिशन वाला पार्ट हमारा कल भी है जो डिस्कस किया था। द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज कंडीशनड, कंडीशन का मतलब होता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे हमारे हिसाब से। और ये भी आप बहुत प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हो, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कितनी वोल्टेज पे चलाना है आपको उसे, एट व्हाट वोल्टेज यू कैन ऑपरेट इट। तो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उसको एक पर्टिकुलर या रिक्वायर्ड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट करके आगे ट्रांसमिट कर दिया, इसको आगे ट्रांसमिट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम। क्या फंक्शन है कंट्रोल सिस्टम का? जो उसके नाम में लिखा हुआ है, ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है विंड कंडीशंस को। सो इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द विंड कंडीशन, टरबाइन परफॉर्मेंस, बिकॉज इट्स फंक्शन इज टू ऑप्टिमाइज द कैप्चर्ड एनर्जी। यूजुअली 50 हर्ट्ज। जो आपके फास्ट चार्जर आते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं, तो यूजुअली नॉर्मल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं, पर इससे ज्यादा कैपेसिटी वाले भी आने लग गए। जैसे आप आजकल गाड़ियां देखोगे तो आता है ना एक फास्ट चार्जर है, जैसे फोन में भी आने लग गया फास्ट चार्जर है, 5 मिनट में 80% चार्ज कर देगा। नॉर्मल चार्जर 80% चार्ज होने के लिए आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। सेम वैसा ही है। नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कितने तरह के हमारे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम आर देयर? खूब तरह के, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। क्या डाउट है तुम्हारे? सारे डाउट ही तो बताएं, कौन सा डाउट नहीं बताया तुम्हारा मैंने? ये बताओ कौन सा डाउट नहीं बताया तुम्हारा? आप 10 गियर लगा सकते हो, तो आपने सवाल भी तो ऐसे पूछा ना कि आप 2 गियर लगा सकते हो, आप 10 लगा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गाड़ी में मैं 8 टायर लगा सकता हूँ? मेरे पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी की वर्किंग बताई कि 4 टायर होते हैं, क्या मैं 8 टायर लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्यों? चालान कट जाएगा, या कहीं पे स्पेसिफिकेशन है कि गाड़ी में 8 टायर नहीं लग सकते? तो आपने ये पूछा ना क्या ऐसा कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हो यार, तो आपका सवाल ही ऐसा होता है क्या ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, कोई मना नहीं करेगा, नोबडी विल स्टॉप यू। तो 2 शाफ्ट हाँ लगा सकते हो, यू कैन यूज 2 शाफ्ट। आप 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, और वो अलग बातें लगाते नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वी डोंट यूज इट। तो अगर मैं इस डिस्कशन में पढ़ा पूरी क्लास निकल जाती, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया आपके बात का कि हम ये 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो। और जब हम ये बोलते हैं लगा दो, सिर्फ बोलने से लग नहीं जाता, हर चीज का पैसा आता है और उसका फिर फायदा भी देखा जाता है। तो उस डिस्कशन की तो बात ही नहीं करी थी आपने, तो इसलिए फिर मैंने जवाब नहीं दिया था उसका। जब मैं गाड़ी में 8 टायर भी लगाऊंगा ना तो मेरे को कोई फायदा मिलेगा नहीं उसका, तो पर क्या लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, वी कैन यूज इट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे कितने तरह के विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है। बिल्कुल और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी लगाए जा सकते हैं। ऑटो आती तो है, और भी लगे हुए होते हैं उसके अंदर। अच्छा इसको रिलेट कैसे करेंगे? इसको रिलेट करेंगे आप कल टाइप ऑफ पीवी सिस्टम के साथ, रिलेट विद पीवी सिस्टम। तो देखो शुरू में एक माशा आया था, मेरे को ध्यान भी नहीं है कौन है, फिर वो भी बोलेगा सर आप मेरी बात का जवाब तो दे नहीं रहा है कि क्या सर ये शाफ्ट बस हॉरिजॉन्टली होती है? अगर किसी को याद हो, मैं तो पढ़ता ही हूँ सारे कमेंट आपके, सर क्या ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टली होती है? अब देख लेना भैया कौन कौन सी होती है। इसलिए वहां पे जवाब नहीं दिया था, इसलिए उस समय जवाब नहीं दिया था, क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे इसे। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड इज टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। कितने तरह के विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है? पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। पीछे वाले जितने भी डायग्राम थे सारे के सारे क्या थे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन थी। यानी इसकी जो एक्सिस होती है वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। अभी थी हमारे पास पीछे डायग्राम आया था ना, ये रहा, ये जो एक्सिस है इसकी कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, तो नाम में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, फिर से एब्रीविएशन बार बार रिपीट कर रहा हूं, डालेगा ऑब्जेक्टिव में एब्रीविएशन, तो एब्रीविएशन डालेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप है। यहाँ पे रोटर की एक्सिस क्या होती है? पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी हॉरिजॉन्टल होती है। कहाँ यूज करते हैं? टिपिकली लार्ज स्केल विंड फार्म में यूज करते हैं। सो रिड्यूस इन लार्ज स्केल विंड फार्म, तो पहला आ गया। अब पीछे डायग्राम भी दिखा दूंगा। दूसरा है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। जैसे पीछे एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल थी, इस बार एक्सिस कैसी है? वर्टिकल है। हियर द रोटर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। पीछे क्या थी? पैरेलल, यहाँ पे परपेंडिकुलर। सो इट अलाउज द टरबाइन टू कैप्चर द विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। विंड को कैप्चर कर लेता है किसी भी डायरेक्शन से। पर पिछले वाले केस में क्या था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैप्चर कर रहा था। अब कैसा है देख लो, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी देख के। पंखा, हाँ बिल्कुल पंखा, पंखे की भी एक्सिस है। फिर से जब आपने पंखा बोला ना, ये भी आप, क्योंकि जो आपने देखा बस वही बोल दिया, भैया पंखे की एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल होती है। आपने बोला पंखा, या टेबल पंखा भी तो होता है, टेबल पंखे की एक्सिस कौन सी होती है?
टेबल पंखा है, उसकी एक्सेस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। अब आप बोलोगे सर पंखे में तो वर्टिकल एक्सेस होती है, क्या जवाब दूं भाई? पंखे में वर्टिकल एक्सेस होती है। अब आप अलग पंखा सोच रहे हो, बाकी होते 10 तरीके के पंखे। हाँ तो सीलिंग अंडरस्टूड है, सीलिंग की बात है। हाँ भाई एक बार पेपर में ऐसा लिख के आना, देखना वो कैसे नंबर देता है। अंडरस्टूड है ना, एक बार पेपर में लिख के आ जाना, फिर उसको बोलना अंडरस्टूड है, फिर बोलेगा ठीक है अगले साल आगे बात करना, अंडरस्टूड है तो वो अगले साल दोबारा बुलाएगा आपको, फिर वो भी यही बोल देगा कि अंडरस्टूड है, दोबारा आना पड़ेगा आपको अगले साल। अंडरस्टूड है सीलिंग फैन है, काहे को अंडरस्टूड है भाई सीलिंग फैन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली एक्सेस कौन सी थी हमारी? पहली एक्सेस थी हमारी हॉरिजॉन्टल, दूसरी एक्सेस क्या है? वर्टिकल। ये भी फील्ड में काम करने जाओगे ना, एक एक वर्ड की सिग्निफिकेंस होगी वहां पे। एक वर्ड इधर से उधर कर दिया ना, नौकरी निकाल निकाल देते हैं सीधा सीधा। अभी समझ में आएगी बात जब लेटरबाजी चालू होगी आपकी फील्ड में। वहां भी हाँ, फिर वो बोलेगा वहां भी अंडरस्टूड ही था ये तो। भाई पूरी क्लियरली बात बतानी पड़ती है हमें। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इज फिक्स्ड स्पीड विंड टरबाइन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी वो कैसी होगी? यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट। या स्पीड विल बी फिक्स्ड, इट विल नॉट वेरी, सो इट ऑपरेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड रिगार्डलेस ऑफ द विंड कंडीशन। सिंपल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, पर एफिशिएंसी भी क्या होती है? कम होती है। एफिशिएंसी इज आल्सो लेस। तो कहने का मतलब है, आप इतने सारे एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कभी भी जितनी भी चीजें आप चाहते हो कभी भी एक प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगी आपको। अगर उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। The cost will also come out to be comparatively more. सस्ता मिलेगा नहीं आपको, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बेसिक सी चीज बताइए ताकि आप कोई सा भी सवाल अटेम्प्ट करो आंसर निकल के आ जाए हमारा, so that we are able to attempt the problem. क्लियर? लेटर क्या बोल रहा है? प्रुलता, प्रुलता क्या है भाई? हिंदी में लिखो यार, इतनी इंग्लिश नहीं आती मेरे को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड विंड टरबाइन। सो वेरिएबल स्पीड विंड टरबाइन है, इट एडजस्ट टू द स्पीड टू ऑप्टिमाइज द कैप्चर्ड एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है? हियर व्हाट इज व्हाट? यहाँ पर स्पीड वेरिएबल है, जैसे जैसे विंड की स्पीड बदलेगी यहाँ पर भी स्पीड क्या कर जाएगी? वेरी कर जाएगी। हियर आल्सो द स्पीड विल वेरी। तो कांस्टेंट है पीछे, यहाँ पे वेरिएबल है। तो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हो सकती है, वर्टिकल एक्सिस भी हो सकती है, कांस्टेंट स्पीड भी हो सकती है, वेरिएबल स्पीड भी हो सकती है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। विंड इंटेंसिटी मैक्सिमम के केस में ब्लेड की ज्योमेट्री अफेक्ट होगी। अब भैया फिर से मैक्सिमम के बाद अफेक्ट कर जाएगी, इसलिए मैक्सिमम रोकी हुई है कि भैया यहाँ तक ही चलाना है, इससे ज्यादा मत चलाना, यानी वहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बोला ना कि मैक्सिमम के केस में अफेक्ट होगी, अगर मैक्सिमम के केस में अफेक्ट होगी कोई आपको क्यों बोलेगा मैक्सिमम पे चलाना? फिर तो वैल्यू घटा देगा ना उसकी। फिर से मेरे हिसाब से तो कॉमन सेंस की बात है, जब भी मैं कोई चीज लेके आता हूँ उसके ऊपर लिखा होता है कि भैया इसकी लिमिट ये है, वो ये बोलता है ना कि भैया लिमिट ये है। गाड़ी लेके आए, लिमिट लिख के देता है भैया इतनी स्पीड से चलाना, रोड की लिमिट लगी होती है 100 किलोमीटर पर आवर, कि भैया यहाँ तक चल लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आप बोले सर अगर इस पे चला तो कोई दिक्कत होगी क्या? आपने ये सवाल पूछा कि सर अगर मैक्सिमम स्पीड में चल रही है तो क्या उसकी ज्योमेट्री में फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर चमक फर्क पड़ रहा होता तो फिर वो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू घटा देगा, क्योंकि जो सामान बेच रहा है अपना वो क्यों चाहेगा कि जब आप उसको यूज करो और वो खराब हो जाए। भले मेरे को इंजीनियरिंग नहीं आती होगी, कॉमन सेंस तो है ही, वैसे बता देता। तो भैया मैक्सिमम पे कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर लेके गए तो फिर दिक्कत चालू हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस फिक्स और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस फिक्स और वेरिएबल हो सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस फिक्स और वेरिएबल हो सकते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन बी देयर, उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन इन दैट। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी साथ लिखे होते हैं, सेम एज रेलवेज वेयर 90%। बिल्कुल, तो जब भी कोई वैल्यू आएगी वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली आपने साथ में इंक्लूड करके बताया ना। देखो इतनी बातें निकल के आ गई, अब बात का डायरेक्शन ही चेंज करता है, वो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करके लिखे होते हैं। तो वो आपके एक 4 वर्ड से कैसे पता चलेगा मुझे? आपने तो एक सवाल फेंक दिया, सर मैक्सिमम पे ब्लेड की ओरिएंटेशन चेंज होगी क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। सेम वही फायदे हैं जो हमारे सोलर के थे, फॉर्मली मेंशन किए हुए हैं, सेम ये हमारे पीछे विंड एनर्जी के अंदर भी लिखे थे। रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, स्केलेबिलिटी। जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सब में ये फायदा लिखा है, स्केलेबल है। नॉन रिन्यूएबल स्केलेबल नहीं होता, रीजन बीइंग उसका जो रॉ मटेरियल है पीछे वाला वो ऑन स्टॉप्ड कंडीशन पूछा था। क्या आपने पीछे वाले मैसेज में लिखा? 4 बार आपने पूछा, ये 4 बार आपने ये सवाल पूछा, तो फिर आपने मेंशन किया था ऑन स्टॉप्ड कंडीशन में पूछा था सर मैंने तो। अब जब पूरी रामायण खत्म हो गई उसके बाद सर मैंने तो स्टॉप्ड कंडीशन में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ये फायदे निकल के आते हैं हमारे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के। एनवायरमेंटल फ्रेंडली लेस था सोलर से। हाँ, सोलर के कंपैरिजन में कम था, बट है तो रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी है ये। दोनों को कंपेयर करके मैंने ऑर्डर लगा के दिया था आपको, दोनों को कंपेयर किया था, ऑर्डर लगा के दिया था।
पहले, सोलर देन विंड देन बायोमास। बायोमास तो बेचारा लास्ट में आता है। चलो, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम? क्या ड्रॉबैक है इसकी विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की? सेम वो जो पीछे सोलर में लिखी थी, सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन। ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, विंड या सोलर? कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, इनफैक्ट आज ही बताया वापस मैंने, शायद आज भी नहीं सुना हो, इसलिए यार सही बात है लिख देता हूँ। ये एक सही आदत है शुरू से मेरी, अभी लिखे मिलेगी आपको एफिशिएंसी लिखी हुई यहाँ पे, कहीं ना कहीं डाली है मैंने एफिशिएंसी यहाँ पे। सोलर इज मोर ग्रीन, अभी विंड की एफिशिएंसी डाली थी ना, कौन से पेज पे डाली थी? स्पीड डाल दी, विंड की एफिशिएंसी, जहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, किसी ने किस पेज पे लिखा था 20 से 40%, और वही बताया था पीछे सोलर की कितनी थी। तो अब इसमें बताना क्या है, 20 से 40 बड़ा होता है या 15 से 20 बड़ा होता है? मतलब क्या क्या चीज बतानी है कि 20 to 40 इज बिगर देन 15 to 20, इसमें कंपैरिजन करके देना है। चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पिक्चर के बाद वाली स्लाइड में। सो चैलेंजेस, इंटरमिटेंसी है, एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है बताया था, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बर्ड्स और बैट्स के ऊपर, नॉइज कंसर्न्स है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा है, लैंड यूज एरिया की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया इज मोर। तो ये इसके ड्रॉबैक निकल के आएगा, चैलेंजेस निकल के आ गए। एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, सॉरी सही नहीं बना डब्बा। एप्लीकेशन यूटिलिटी स्केल पावर जनरेशन, यूटिलिटी स्केल पावर जनरेशन, जहाँ पे आपको स्केलेबल पावर चाहिए वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। स्केलेबल पावर मतलब फेस डेवलपमेंट चाहिए आपको, आगे फ्यूचर में पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, देन यू कैन गो फॉर दिस। ऑफ ग्रिड सिस्टम डेवलप कर सकते हो, सो प्रोवाइडिंग पावर इन रिमोट एरियाज जहाँ पे ग्रिड की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इट कैन बी प्रोवाइडेड। अच्छा, ऑफ ग्रिड में और कौन सा काम कर सकता है, ऑफ ग्रिड में और कौन सा काम कर सकता है? सोलर भी काम करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, हाइब्रिड सिस्टम, बोला था हाइब्रिड भी होता है, करेंगे भी आ जाएगा आगे। इट कैन बी कंबाइंड विद अदर रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर, या आप सोलर के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। तो दो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ गए, दोनों में से हम मान के चलेंगे कोई ना कोई तो काम करेगा ही। जबकि ऐसे भी केसेस आ सकते हैं ना सूरज हो ना हवा हो, बस ये कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपका अर्थक्वेक और विंड, दोनों एक साथ आ सकते हैं पर आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो आप डिजाइनिंग में उसको कंसीडर ही नहीं करते, डोंट कंसीडर दैट। वैसे ही जब आपने दो रिन्यूएबल सोर्सेज दे दिए तो हो सकता है दोनों में से कभी ना कभी तो आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही होगी। हाउएवर ऐसी सिचुएशंस भी आ जाएंगी जब दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट, फायदा, वाटर डिमांड एंड फायर डिमांड। वाटर डिमांड एंड फायर डिमांड नहीं, मैक्सिमम अर्ली डिमांड और फायर डिमांड, इन दोनों को हमने एक साथ कंसीडर नहीं किया था। हमने डेली डिमांड के साथ फायर डिमांड को कंसीडर किया था। वी हैव कंसीडर डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। चलो नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो विंड सिस्टम। क्यों, बैटरी को यूज कर सकते हो ना, और दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास भैया स्टोरेज डिवाइसेस भी है, तो स्टोरेज भी कर सकते हो। वो नहीं है फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। देन माइक्रो विंड सिस्टम, तो स्मॉल टर्बाइंस फॉर रेसिडेंशियल और लोकलाइज्ड यूज कैन आल्सो बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। तो ये इसकी एप्लीकेशन निकल के आ गई, दीज आर द एप्लीकेशंस। नोट कर लो, चले फिर आगे। नोटेड, नोटेड। तो आगे बढ़ते हैं। अब आया नेक्स्ट टेक्निकल पार्ट। नेक्स्ट टेक्निकल पार्ट, अभी तक तो हमने बात करी विंड एनर्जी की, फिर हमने बात करी विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। कंपोनेंट के ऊपर सवाल जरूर बनता है, यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन कंपोनेंट। कंपोनेंट का फंक्शन पता होना चाहिए कि इस कंपोनेंट का ये फंक्शन है। पिक्चर देखी हुई हमने तो क्लैरिटी आ जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट, क्या हो गया वायरस आ गया, विंड रिसोर्स असेसमेंट एंड साइट सिलेक्शन। विंड रिसोर्स की असेसमेंट, कहने का मतलब है कहां पर कितनी विंड एनर्जी अवेलेबल है, एंड साइट सिलेक्शन, कि कहां पर आप विंड फार्म बनाओगे। ये चीज कैसे डिसाइड, मतलब आपको प्रोजेक्ट दे दिया है जाओ बनाओ, तो अब मुझे क्या करना है, साइट सेलेक्ट करनी है, तो वहां पे असेस करना पड़ेगा कि विंड एनर्जी अवेलेबल है या नहीं है, विंड एनर्जी अवेलेबल है या नहीं है, तो उसकी एनालिसिस करेंगे हम। सो विंड रिसोर्स असेसमेंट एंड साइट सिलेक्शन आर क्रिटिकल स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ये क्रिटिकल स्टेप्स हैं विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के अंदर। प्रॉपर असेसमेंट इंश्योर्स दैट द विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन द एरिया विद ऑप्टिमल विंड कंडीशंस। जब आप एनालिसिस करोगे, असेसमेंट करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ विंड की इंटेंसिटी कितनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए है, या कितनी डायरेक्शन में है। सेम ये एनालिसिस और किसके लिए करते हैं, कितनी विंड ब्लो करती है, किस डायरेक्शन में ब्लो करती है, और कितनी इंटेंसिटी से ब्लो करती है। रनवे की डिजाइनिंग में सेम वही, एक्जैक्टली सेम, विद नो डिफरेंस। तो जो सिविल वाले होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, रनवे की डिजाइन भी एक्जैक्टली ऐसे होती है, वहां पे भी असेसमेंट करना पड़ता है रनवे की डायरेक्शन। या जो सिविल के नहीं भी हैं, एयरपोर्ट देखा है सबने, सबने फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा, जो रनवे की अलाइनमेंट होती है उसको असेस करने में भी यही चीजें पहले कंसीडर की जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे भैया विंड फार्म्स कहां लोकेट करें ताकि ऑप्टिमम विंड कंडीशंस हो, लीडिंग टू एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी इससे, बिल्कुल विंडोज डायग्राम बनता है। अब क्या किया जाता है असेसमेंट के अंदर, पहले प्रिलिमिनरी साइट स्क्रीनिंग, रेनफॉल भी मेजर करते हैं, किसके लिए, रेनफॉल मेजर कर रहे हो किसके लिए, विंडोज डायग्राम के लिए नहीं, वो कुछ और पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी साइट की स्क्रीनिंग करो। कहने का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग साइट के विंड मैप्स हैं, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है और मीटरोलॉजिकल डाटा है, ये सब क्या करो, एनालाइज करो। तो इसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी साइट स्क्रीनिंग। तो सारे मैप्स उठा लो, वहां पे ये सारा डाटा उठा लो, और इस डाटा के बिहाफ पे स्क्रीनिंग करो कि भैया कौन सा एरिया सूटेबल है विंड फार्म बनाने के लिए। नेक्स्ट, विंड कलेक्शन डाटा। सो इंस्टॉल दी मीटरोलॉजिकल टॉवर्स, जिसको मेटमास बोलते हैं। इट इज इक्विप्ड विद एनीमोमीटर, विंड वेन्स टू मेजर द विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेंपरेचर, प्रेशर एट डिफरेंट हाइट। ये सारा हमारा डाटा है जो आप कलेक्ट करोगे। तो इंस्टॉल करो किसको, स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट। हाँ, ये टेक्निकल वर्ड मत यूज करो, पूछ लेगा फिर से कोई
कि स्पेशल क्या होता है, टेम्पोरल क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी साइट स्क्रीनिंग करो। जब आपने प्रिलिमिनरी साइट स्क्रीनिंग करी, उसकी मदद से आपने 2-3 एरिया शॉर्टलिस्ट कर लिए। उन सब जगहों पे आपने एनीमोमीटर, विंड वेन, टेम्परेचर की मेजरमेंट, डायरेक्शन की मेजरमेंट, प्रेशर की मेजरमेंट करी। नाउ कलेक्ट द डाटा फॉर लास्ट 1 ईयर टू कैप्चर द सीजनल वेरिएशन आल्सो। पिछले 1 साल का जो डाटा है वो पूरा कैप्चर कर लेते हैं इन सारी जगहों पे। लेट्स सपोज जहां पर भी आपको विंड फार्म बनाना है, प्रिलिमिनरी साइट स्क्रीनिंग से 4 जगह निकल के आई हैं। इन चारों जगहों पे हम क्या करेंगे? विंड डाटा का कलेक्शन करेंगे। ईआईए की अनुमति लेते हैं। ईआईए की अनुमति किसके लिए लेनी पड़ती है? ईआईए की अनुमति किसके लिए लेनी पड़ती है? डैम के लिए, ऐसे काम के लिए लेनी पड़ती है जो आपके एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट डाले। वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है। ईआईए बोले तो हाँ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, गलती हो गई भाई, ईआईए बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब डाटा की एनालिसिस करेंगे। सो विल एनालाइज द डाटा स्पीड, यानी विंड की स्पीड, विंड की फ्रीक्वेंसी, विंड की डिस्ट्रीब्यूशन, विंड की डायरेक्शन एंड विंड की इंटेंसिटी। तो जो भी आपने पीछे डाटा कलेक्ट किया, ऑल द सिविल वर्क्स, नॉट नेसेसरली सिविल वर्क्स, कोई सा भी काम हो सकता है, मैकेनिकल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल काम भी हो सकता है, ऐसा कोई सा भी काम जो एनवायरमेंटल के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डाले, उसके लिए आपको ईआईए की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ईआईए की अनुमति लेनी पड़ेगी। सो विल एनालाइज द विंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। तो हमने डाटा की एनालिसिस करी, फिर एनर्जी प्रोडक्शन के एस्टिमेट लगाए कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो उसकी मदद से आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनर्जी आउटपुट यूजिंग द विंड स्पीड डाटा। तो अब आपको पता चल जाएगा मैं इतनी बिजली बना लूंगा जो मेरे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उससे मेरा इतना रेवेन्यू आएगा और मेरा खर्चा कितना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है कि हाँ ये फायदे वाली चीज है या नहीं है, कितने साल बाद ब्रेक इवन आ जाएगा, तो वो सारी कैलकुलेशन ये पे हो जाएगी। नेक्स्ट विल गो फॉर विंड रिसोर्स मैपिंग। So create a detailed wind resource map that visualize the spatial distribution of the wind speed across the site। जो पीछे बोला था स्पेशल डाटा बनाना। अब पहले के टाइम पे मैनुअली करते थे, आज के टाइम पे मैनुअल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Nothing is required to be carried out manually in today's time। जो आपने सिविल की फील्ड में या मैकेनिकल की फील्ड में भी देखा होगा, सेम कहानी यहाँ पर भी है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो सिंपली सॉफ्टवेयर में डालो, आपको क्या करा के दे देगा वो? आपको विंड रिसोर्स मैपिंग खुद ही करा के दे देगा। जीआईएस में भी डाटा होता है पर वो पुराना डाटा होता है ना, आपको तो आज का डाटा चाहिए ना। तो आप जीआईएस से भी करोगे क्योंकि वो पुराना डाटा, आपको रियल टाइम आज का डाटा चाहिए, इसलिए आपको आज भी मेजरमेंट करनी पड़ती है। सो कैरी आउट द विंड रिसोर्स मैपिंग, इसके लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जैसे विंड प्रो, या आप विंड एटलस भी यूज कर सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द विंड एटलस। तो यहाँ पे आके हमारे 5 स्टेप खत्म हो जाते हैं। जैसे स्टैट प्रो, बिल्कुल जैसे स्टैट प्रो है सिविल में, ऑटोकैड है आपका, मैकेनिकल वाले भी यूज करते हैं, मैकेनिकल वाले ट्रांसलेस यूज करते हैं। दे टेक द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेस, दे टेक द हेल्प ऑफ उनका वो सीएफडी, फ्लूइड वालों का मैकेनिकल वाले बैठे होंगे तो सीएफडी भी होगी, एनसिस है। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। ये जीआईएस से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं पूरी हफ्ते रिवर फ्लो का निकाला है। विंड एनर्जी क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो आता होगा जहां लोग रहते हैं, नॉइज पोल्यूशन, बर्ड्स के लिए। हाँ तो तभी तो जहां लोग रहते हैं वहां नहीं बनाते ना। आप ही घर पे लगा, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ही घर पे लगवा रहे थे, तब सवाल चल रहा था कि घर पे लगाएं, तब तो मैं बोल ही रहा था घर पे लगाएं। अब खुद ही बोल रहे हैं घर पे नहीं लगाएंगे, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा। तो भाई मैंने कब बोला घर पे लगाओ? हम तो खुद ही पता कर रहे हैं ना भैया, असेसमेंट कर रहे हैं ना साइट की। हम तो बता रहा हूँ कि भैया कैसे असेस किया जाता है, कहाँ लगाते हैं। जब क्लास शुरू हुई थी खुद ही बोल रहे थे घर पे लगा सकते हैं। अब खत्म होते होते आई सारा कंसेप्ट समझ लिया, अरे सारी तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, नॉइज पॉल्यूशन घर पे नहीं लगा सकते। तभी तो मैं तो ये बोल रहा हूँ भैया जहां पर भी लगाओ विंड रिसोर्स की असेसमेंट कर लेना और साइट सिलेक्शन इसी तरीके से करना। कुछ हाँ बिल्कुल, ये मेन रीजन यही है। ये आरपी ने बिल्कुल सही बात बोली, बोलना है कुछ बस, क्योंकि हमें कुछ बोलना है, कुछ ही बोल दो बस, मेन बात ही आ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो क्या क्राइटेरिया है साइट सिलेक्शन का? व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ साइट सिलेक्शन? आ जाओ, किन किन बातों का ध्यान रखोगे साइट सिलेक्शन के लिए? पहला, विंड रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, उसके लिए आपने पीछे डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो एवरेज विंड स्पीड से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, बताया था आपको। ये मिनिमम स्पीड पता है, मैक्सिमम स्पीड पता है, एवरेज विंड स्पीड कितना है। तो हम उसको प्रेफर करेंगे जहां पे हमारी एवरेज विंड स्पीड मिल जाए, टर्बुलेंस कम हो और कांस्टेंट स्पीड मिलती रहे। ये कांस्टेंट स्पीड मिलती रहे तो लोगों का कंसिस्टेंट विंड फ्लो होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट विंड फ्लो रिड्यूस करता है वेरिएंट एयर को। जहां टर्बुलेंस आ जाएगी वेरिएंट एयर बढ़ जाएगा। तो पहली चीज क्या देखेंगे? विंड रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। अब आपके घर के पास विंड रिसोर्स की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, नहीं लगाएंगे वहां पे, जगह भी तो चाहिए। तो दूसरा पॉइंट भी आ गया, विंड रिसोर्स अवेलेबल है, जगह नहीं है भैया, कहां लगा दूंगा मैं उसे? तो मेरे पास लैंड भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इवैल्यूएट दी ओनरशिप ऑफ द लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड एंड जोनिंग रिस्ट्रिक्शन। जोनिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब मेरे पास विंड रिसोर्स भी अवेलेबल है, जगह भी है अवेलेबल, ओनरशिप भी मेरी है, एयरपोर्ट के पास है, लगा के दिखाओ। अब ये बात भी आती है। तो बहुत सारे फैक्टर चलते हैं एक साथ में, डायरेक्टली एक वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क डाल के आंसर नहीं निकल के आ जाता। विंड रिसोर्स भी अवेलेबल है, जमीन भी मेरी है, ओनरशिप इज माइन, इट इज अवेलेबल टू मी, जोनिंग रिस्ट्रिक्शन है, एयरपोर्ट के पास है, जगह नहीं लगा सकते भाई, हाइट की रिस्ट्रिक्शन है वहां पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो फिर वो भी देखना है। तो भले आप ओनरशिप उसकी रखते हो, पर क्योंकि आप एयरपोर्ट के पास
जमीन पोजेस कर रहे हो, जोनिंग्स लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सो कंसीडर द कंप्लीट लैंड यूज, सारा लैंड यूज देखोगे, किन किन एरियाज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो बताओगे, और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं, दैट विल आल्सो बी एनालाइज। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे साइट सिलेक्शन से पहले। नेक्स्ट टोपोग्राफी क्या है, फ्लैट जेंटल रोलिंग टोपोग्राफी इज प्रेफर्ड। इससे टर्बुलेंस कम हो जाती है, इससे टर्बुलेंस कम हो जाती है। अवॉइड साइट्स विद कॉम्प्लेक्स टेरेन, जिसके ऊपर शेडो नहीं है, शेडो आ गई या विंड को ब्लॉकेज मिल गई, फिर से आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, द एफिशिएंसी विल फॉल। चलिए, शैडो से कैसे फर्क पड़ेगा, शैडो से नहीं, विंड शैडो से, शैडो नहीं है, विंड शैडो है। ठंड है, आज बारिश पड़ी है, यहाँ पर भी ठंड है। अगला पॉइंट, जियोलॉजिकल कंडीशन भी कंसीडर करेंगे। हाँ, प्रॉक्सिमिटी टू दी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर भी आप विंड फार्म लगाओ आपके ग्रिड के पास होना चाहिए, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट क्या लगे, कम लगे, आपका जो विंड फार्म है वो इजीली एक्सेसिबल हो। दूसरा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो, कम से कम, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो, कम से कम हो। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पीछे बता दिए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, लोकल इकोसिस्टम के ऊपर, वेजिटेशन, कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, या मेरे माइग्रेटरी इंपैक्ट ऑन द बर्ड्स। विंड शेडो से कैसे फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई आएगा, क्या होता है सर विंड शेडो, अच्छा वही तो, हाउ। तो विंड शेडो एक काम एरिया होता है वेयर विंड इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टिकल। विंड शेडो जैसे हमारी परछाई बनती है, वैसे विंड शेडो यानी विंड की भी शेडो बनती है, इसका मतलब ब्लॉकेज, कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जहां पर विंड क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, विंड ब्लॉक हो जाती है। जैसे एड स्लाइड एग्जांपल देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट किया, सारे इक्विपमेंट लेके चल गए आप, कि सर ने बताया है, अरे विंड ब्लो कर रही है, मस्त, लैंड की भी अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है हमारे पास, एवरीथिंग इज देयर, पूरा एनालिसिस करके आ गए यहाँ पे। ये भी था हमारे एरिया के अंदर, दिस वाज आल्सो देयर इन द एरिया। यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किया आपने, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट लेके आया, सब कुछ पास हो गया, अपनी टरबाइन यहाँ पे लगा दी। तो आपका जो एरिया है विंड शेडो वाला एरिया है, ये ब्लॉक कर देगी ऑब्स्टिकल, तो दिस एरिया विल बी टर्म्ड एज विंड शेडो एरिया। इस एरिया को विंड शेडो बोलते हैं। तो एक काम एरिया होता है जहां पर विंड ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल, बिल्कुल हवा रुक जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो विंड है ऑब्स्टिकल के फिर ऊपर से निकल के जाती है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइट सिलेक्शन के लिए आप देखोगे सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कॉस्ट कितनी लग रही है, वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है या नहीं हो रही, ओवरऑल कंपनी कम्युनिटी का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, जो भी साइट सेलेक्ट करोगे आपके सारे रेगुलेशंस और वहाँ पे जो भी लीगलिटीज है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। प्रेशर का रोल बता दो, अब देखो छोड़ दिया बस, प्रेशर का रोल बता दो। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो इंसान ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाता है, बस प्रेशर का रोल बता दो, किसमें भाई, कहाँ के ऊपर, किस चीज में जानना है प्रेशर, फिर मैं पूरी बात खत्म कर दूंगा, सर मैं तो ये पूछ रहा था, मैं पूरी बात खत्म कर दूंगा, फिर बोलेगा सर मैं तो इसका पूछ रहा था, भाई प्रेशर का कहाँ पर भाई, मैं 2-2 घंटे के लेक्चर लेता हूँ, उसके बाद 200-200 सवाल कराता हूँ, तब भी पेपर में पूरे नंबर नहीं आएंगे, मतलब बात समझ में नहीं आएगी, मतलब लेक्चर लेंगे 2-2 घंटे के, सवाल कराएंगे तब भी बात समझ में नहीं आएगी, यहाँ एक वर्ड सर प्रेशर का रोल बता दो, अब खुद समझ बैठ के, मैंने कहाँ का लिए पूछा और आंसर भी दे हमें, मतलब समझ कि प्रेशर का रोल मैं कहाँ पूछ रहा हूँ और फिर आंसर भी दे, मेरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए इससे बस, अभी कहाँ का प्रेशर, इतनी सारी बातें भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज हेल्प मी विद दिस। अच्छा, इवेंट शेडो का डायग्राम देखो ना, डायग्राम भेज दिया इवेंट शेडो का, यस सेंड दी डायग्राम। अरे क्लास नहीं खराब करते भाई, उनको ये लगता है कि जो चीज उनके दिमाग में चल रही है मेरे मेरे दिमाग में भी एक्जैक्टली वैसे ही सिंक हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और तुम्हें तो लग रहा होगा सर ने ऐसे ही बोला, नहीं ये मेरा तरीका है आपको बताने का, कि जब आप अपनी बात को एक्सप्रेस करो वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि नंबर उसी से मिलते हैं। हमारी क्योंकि आदत ऐसी होती है, आप इसी तरीके से फ्लो में ऐसे ही आंसर लेके आते हो, और ये सोच लेते हो कि सामने वाला समझ जाएगा, नहीं समझेगा सामने वाला, क्योंकि आपका दिमाग अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, कुछ और सोच रहे हो आप, और उससे रिलेटेड ही आपने सवाल पूछ लिया, और सामने वाले का दिमाग कुछ अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, वो अपने हिसाब से आंसर समझ लेगा, और जरूरी नहीं है वो सही आंसर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं वो सही आंसर हो, तो आपको सामने वाले को अपनी फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता है पूरी बात बता के। तो ये इसने डायग्राम भेजा है किसका, विंड शेडो का। तो आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, पेड़ दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, और विंड ब्लो कर रही है, दिस इज द ब्लोइंग ऑफ द विंड। तो ये हमारा विंड शेडो है। तो ये किसी भले मानस ने कैसे भेजा, करिश्मा ने भेज दिया भैया। और क्या भेजा है, श्रवण ने क्या भेजा भाई, कहाँ भेजा वो डायग्राम,
इसको प्रॉपर कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम खत्म कर लेते हैं वाला चैप्टर। नाइस एग्जांपल, जिसको भी आपने बोला उसकी तरफ से थैंक यू। नेक्स्ट इज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब कौन कौन से टूल्स लगते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है विंड एनर्जी कन्वर्जन। फालतू की बातें करवाओ बस, पढ़ना है नहीं किसी को, पेपर मेरा थोड़ी है। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के अंदर। आप ही ऐसे, चलो ठीक है। पहला, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज। कहां पर यूज किया था इसको हमने? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज वर बीइंग यूज्ड टू एनालाइज द विंड डाटा। तो ज्योग्राफिकल डाटा और विंड डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज को यूज किया था। जैसे रेडार यूज हुआ था, सोडार यूज हुआ था और लिडार यूज हुआ था। ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, ये सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। सारा विंड डाटा हमने यहीं से निकाला हुआ है अलग अलग हाइट पे। तो पहली रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज यूज हुई। दूसरा, ये अभी मैंने नाम लिया था इसका, अच्छा आ गया, बढ़िया है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। बोला था सीएफडी मॉडल, मैकेनिकल वालों बच्चों को बताओ, ये करते हैं एफएम में वो। जैसे हमारा ऑटोकैड है ना, वैसे एफएम वालों का ये है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल। तो फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल बनाते हैं, कहने का मतलब जब फ्लूइड फ्लो करता है किसी भी मीडियम के अंदर, उस फ्लूइड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंडीशंस का, कंडीशन टेंपरेचर भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकती है। सो व्हाट इज द इंपैक्ट, ऐसे क्या हो गया भाई, तो क्या फर्क पड़ेगा टेंपरेचर प्रेशर का फ्लूइड के ऊपर, वो हमें डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर बता देता है, सारे फोर्सेस निकाल के दे देगा। तो इसको उसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। तो अभी हमारा फ्लूइड कौन सा है, हवा। तो जब हवा चलेगी किसके चारों तरफ, विंड ब्लो करेगी हमारे ब्लेड्स के चारों तरफ, तो क्या इंपैक्ट होगा ब्लेड के ऊपर, जो आप पूछ रहे थे कि कितनी स्पीड तक हमारा जो ब्लेड है उसकी ज्योमेट्री में चेंज नहीं आएगा, वो पहले पता कर देते हैं, वो पहले पता कर देते हैं यहाँ पे। तो वो सीएफडी मॉडल्स बनाए जाते हैं उसके। और इनफैक्ट आप सिविल वालों के भी एफएम में ना डायमेंशनल एनालिसिस, वहां पर भी आता है ये डायमेंशनल एनालिसिस, तो वही मॉडल है यहाँ पे, सेम मॉडल इज देयर। नेक्स्ट, जीआईएस की मदद लेते हैं और स्पेशल एनालिसिस टूल्स लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी कौन कौन से टूल्स की मदद लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दी विंड डाटा। विंड डाटा को पता करने के लिए विल टेक द हेल्प ऑफ ऑल दीस टूल्स। तो दे दिया नाम आपको कि अगर आपको सवाल मिल जाता है तो पता रहे, नाम पता रहे, ये सारी चीजें लगती हैं विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में डाटा को ऑब्टेन करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, तो डायग्राम इन्होंने भेजा था। नाउ व्हाट इज द चैलेंज इन विंड रिसोर्स असेसमेंट। जब आप विंड रिसोर्स की असेसमेंट करोगे क्या दिक्कत आएगी, डाटा की अनसर्टेनिटी आएगी। बोला था सर उठा लेंगे जीआईएस से, आपको खुद भी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा रियल टाइम में। पुराना डाटा यूज किया जरूरी नहीं आज के टाइम पे प्रेवलेंट हो, और बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है इस चीज को समझाने की। रीजन बीइंग व्हाट, क्लाइमेट चेंज। पुराना डाटा ले रखा है, क्लाइमेट तो क्या हो चुका है, बदल चुका है, तो पुराना डाटा वैलिड ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्योंकि डाटा के अंदर अनसर्टेनिटी है, ये डाटा कांस्टेंट नहीं, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा वापस। दूसरा, कॉम्प्लेक्स टरेन। तो विंड का जो फ्लो है अराउंड दी ऑब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्योंकि जिस टरेन में आप इसके एनालिसिस कर रहे हो वो भी कॉम्प्लेक्स है, हिली टरेन है, माउंटेनियस टरेन है, तो इससे भी फर्क पड़ेगा हमारे विंड फार्म के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स टरेन में डाटा का कलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। देन क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, आई गया चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न। आपने जब डाटा लिया आज के टाइम पे वो वैलिड नहीं है, रीजन बीइंग व्हाट, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हैज टेकन प्लेस। तो इससे आपके जो विंड फार्म की एफिशिएंसी है वो क्या कर जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। तो ये चैलेंजेस निकल के आते हैं हमारे विंड रिसोर्स असेसमेंट के अंदर। फिर से कॉमन है, बता सकते हैं एक बार खुद ही देख के कि भैया कौन सी बातें सही है कौन सी नहीं है। देन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ विंड फार्म। अब प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे करोगे, यानी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है प्लानिंग और डेवलपमेंट ऑफ विंड फार्म के अंदर। तो मेरे को फिर से सीक्वेंस बतानी है कि इस सीक्वेंस में हमारा विंड फार्म डेवलप होता है। दिस इज द सीक्वेंस इन व्हिच विंड फार्म इज डेवलप्ड। सबसे पहले क्या करोगे, फीजिबिलिटी स्टडीज करोगे। सबसे पहले हम फीजिबिलिटी स्टडीज करेंगे। साइट सिलेक्शन पीछे बता दिया, डिटेल में कर दिया, वो प्रिलिमिनरी डाटा वो सब कुछ पीछे बताया हुआ है। दूसरा, प्रिलिमिनरी वाइल्ड रिसोर्स असेसमेंट। दूसरा, नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो आपने साइट सिलेक्शन करी, विंड रिसोर्स असेसमेंट करी, इसके लिए कौन कौन से टूल्स लगे जो भी पीछे वाली स्लाइड में बताया, इसके लिए कौन कौन से टूल्स लगे जो पीछे वाली साइड पे लगा, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग करी हमने, बिल्कुल सीएफडी यूज करी, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन रेगुलेटरी रिव्यू। तो सबसे पहले आपने फीजिबिलिटी स्टडी करी साइट सिलेक्शन के लिए, विंड असेसमेंट किया आपने, फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया और लीगलिटी चेक करी। ये भी बता दिया पीछे। रेगुलेटरी रिव्यू मतलब जो भी आपके लोकल नॉर्म्स है उसको आपने चेक कर लिया कि भैया यहाँ पे कोई रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है या नहीं है। ईआईए एक टूल है, ईआईए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ईआईए आप बोल सकते हो, टूल बोल दो, तरीका बोल दो। जोन रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल रेगुलेटरी रिव्यू में आएगा, जोन रिस्ट्रिक्शन होगा भी होगा कहीं पे, या जोनिंग लॉस आ गया ना, तो वही आ गया रेगुलेटरी रिव्यू के अंदर जोन रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल आप चेक करोगे जोन रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, वेदर जोन रिस्ट्रिक्शन इज देयर और नॉट। तो पहले तो हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे आगे, फिर डिटेल्ड विंड रिसोर्स असेसमेंट की जाएगी। इसके लिए आप डाटा कलेक्शन करोगे, डाटा कलेक्शन के आपके टूल्स बता रखे हैं, कम से कम एक साल का डाटा उठाओगे। विंड की स्पीड, विंड की फ्रीक्वेंसी, विंड का डिस्ट्रीब्यूशन, विंड का डायरेक्शन, ये सब आप चेक करेंगे। फिर यू विल डू द एनालिसिस एंड मॉडलिंग। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बताया था आपको, विंडसिस बताया था पीछे। देन यू विल डू साइट स्पेसिफिक स्टडीज। साइट स्पेसिफिक स्टडीज मतलब साइट पे आप जाके टोपोग्राफी चेक करोगे, वहां की रफनेस चेक करोगे और ऑब्स्टेकल चेक करोगे। क्यों, विंड शैडो हो सकती है, रीजन भी साइट पे जाएंगे तभी पता चलेगा कि विंड शैडो एरिया है या नहीं है, वेदर विंड शैडो एरिया इज देयर और नॉट। तो डिटेल विंड रिसोर्स असेसमेंट करिए। नेक्स्ट, रफनेस टोपोग्राफी, साइट रफ है या नहीं है। पीछे बताता है जितना ज्यादा कोशिश हो सके फ्लैट टेरेन लेनी है आपको। जितनी रफ साइट होगी, बताएगा पीछे कोई या कोई भी बताया आप में से, रफ साइट हुई किस पे फर्क पड़ेगा, रफ साइट हुई किस पे फर्क पड़ेगा, टेक्निकल टर्म पूछ रहा हूं मैं। हाँ, विंड पे किस पे, विंड की किस पे, टर्म बताओ। टर्बुलेंस बोला था ना, टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए जितना हो सके,
जितना ज्यादा हो सके प्लेन टरेन लेना है, रोलिंग टरेन लेना, टर्बुलेंस में फर्क पड़ेगा। जितनी ज्यादा रफ साइट होगी उतना ही टर्बुलेंस आएगा, जितना ज्यादा टर्बुलेंस आएगा एफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट भी पीछे डिस्कस किया। हम तो ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहां पे विंड कांस्टेंट स्पीड से ब्लो करती हो फॉर मैक्सिमम टाइम। हाँ एडी बोल दो, और तुम भारी टर्म लाओ, मैं पहले टर्बुलेंस लेते लेते डर रहा हूँ, तुम एडी बोल दो। लो अब जवाब देना है सबका। तुम मेरे से पूछ रहे थे तुम सवाल कि मैं जवाब नहीं दे रहा, लो अभी सबका जवाब दो तुम। अभी देखना आएंगे नीचे से। ये देखो दिव्यांशु, बताओ इसको। चलो टेंशन नहीं है सर, सिविल वालों को पता है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका क्या रिलेशन डिफाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किसके ऊपर, विंड टरबाइन की एफिशिएंसी के ऊपर। विंड टरबाइन की एफिशिएंसी के ऊपर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ तो विंड टरबाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मोर इज द प्रेशर, बता सकते हैं भैया, मोर इज रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस निकल जाएगी उतनी कम एफिशिएंसी निकल जाएगी, लेसर विल बी द एफिशिएंसी। इसीलिए तो हम हाइट लगाते हैं टावर की, जितनी ऊपर जाऊंगा उतना ही प्रेशर क्या होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, विल कंटिन्यू। नेक्स्ट, सो एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या करोगे इन दिस, विल कलेक्ट अ डिटेल्ड एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट व्हिच इज एसेंशियल टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स। क्या की जाएगी, बायोडाइवर्सिटी स्टडीज, कोई पीछे फ्लोरा फोना बर्ड्स बैट इनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छी बात है लिखा हुआ है। दूसरा, कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना चाहिए, बताया था भैया, जॉब जनरेट होनी चाहिए, उनके हैबिटाट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, देयर शुड बी नो इंपैक्ट ओवर देयर हैबिटाट। देन मिटिगेशन मेजर, अगर एनवायरमेंट के ऊपर कुछ इंपैक्ट आ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन भी बताओगे, मिटिगेशन भी बताओगे कि यार मैं ऐसा करूंगा इससे ये इंपैक्ट मिटिगेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैंने विंड फार्म लगाया, इससे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो आप बोलोगे कि भैया मैं बैरियर लगा के दूंगा, या मैं टेक्नोलॉजी को ऐसा डेवलप करूंगा जिससे आवाज कम हो जाए। तो या तो हम बैरियर लगा के देंगे, बैरियर नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल बैरियर पेड़, तो आप बोलोगे कि भैया मैं 500 पेड़ उगा के दूंगा आपको बगल में, तो आपकी साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉइस कम आएगी, तो आपको मिटिगेशन मेजर भी बताना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द मिटिगेशन मेजर। चलो नेक्स्ट क्या है, ग्रीन मफलर, हाँ बिल्कुल सही बात है, बढ़िया, क्या शब्द यूज किया, ग्रीन मफलर, बढ़िया। तो बिल्कुल सही बोला इसने, ग्रीन मफलर। पेड़ से विंड शैडो भी तो, पेड़ से विंड शैडो तो जाएगी, लेकिन विंड शैडो, पेड़ से विंड शैडो पे नहीं फर्क पड़ेगा भाई, पेड़ से विंड शैडो पे कैसे फर्क पड़ेगा यार, ये फोटो देखो तुम, कहाँ है इसको दिखाओ भैया, एक एक मिनट फार्म दिखाओ इसको। हाँ बताओ कौन सा पेड़ जाएगा वहां तक। अच्छा बढ़िया हो गया यार, पेड़ भी है यहाँ पे, बच गया भाई मैं, ये देखो पेड़ भी है यहाँ पे, और यहाँ पे विंड फार्म भी लगी हुई है, ये तो मैं पेड़ बना रहा था अभी साथ में। तो अगर अगर ऐसी सिचुएशन होती तो हमारा विंड शैडो क्रिएट होता, देन विंड शैडो वुड हैव बीन क्रिएटेड। ग्रीन मफलर क्या है, ये हरे कलर का मफलर, और क्या हुआ, वो हम आपस में बात कर रहे थे, ठंड अभी ज्यादा बढ़ बताया ना उसमें, दिल्ली में ठंड है तो मेरे यहाँ पे, मैंने जयपुर में भी ठंड है, तो हम आपस में बात कर रहे थे कि हरे कलर का मफलर पहनना चाहिए। तुम सीरियस होने लगे, टेक्निकल बात नहीं है कुछ भी है, तुम सीरियसली ले रहे हो यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे भाई, वी वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस भी पीछे बता दी थी मैंने, देयर आल्सो हैव डिस्कस प्लांटिंग ट्रीज। ग्रीन मफलर का मतलब है पेड़ उगाओगे तो इससे जो साउंड है वो स्प्रेड नहीं होगी। मफलर, मैंने भी पहली बार वर्ड सुना, मैंने बोला अच्छा वर्ड है, पर मतलब तो समझ में आ गया ना, मतलब पेड़ उगाया है, ग्रीन का मतलब यहाँ पे पेड़ है। मफलर का इंपैक्ट जैसे नॉर्मल हम लोगों के ऊपर होता है वैसे एनवायरमेंट के ऊपर भी है, यानी नॉइस को रिड्यूस करेगा, ये बैरियर की तरह काम करेगा, इसलिए उसने क्या बोल दिया, ग्रीन मफलर। आपके स्लाइड में था पहले के क्लास में, आपके स्लाइड में था, मेरी स्लाइड में था, अच्छी बात है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या बोला था, आप कैलकुलेट करोगे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितनी कॉस्टिंग आएगी, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होना चाहिए हमेशा, सुनना देखना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होना चाहिए, वन से कम, कई बार बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है तो वन से ज्यादा। क्लियर है, कहने का मतलब है बेनिफिट हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, सारी कॉस्टिंग आ जाएगी इसमें, इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। देन रेवेन्यू का प्रोजेक्शन, ये हमारा क्या बेनिफिट है, ये हमारी कॉस्ट है। फिर जो भी आपकी कॉस्ट है इसके लिए फंडिंग कौन करेगा, तो फाइनेंसिंग के ऑप्शन, वैसे गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे देती है, आ गया ये भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल जाते हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मोटा मोटा एक जो पीछे बताया था ना आपको, टॉवर लगा हुआ था, 10 करोड़ के आसपास का खर्चा है उसमें, लगा लो घर पे, अभी पीछे से कोई आएगा घर ही बनवा लेंगे इससे अच्छा तो। शुरू में तो फेंक दिया आपने। हाँ एक टॉवर की बात बता रहा हूँ भाई, एक टॉवर की बात बता रहा हूँ, मोटी मोटी कॉस्ट है, बोलने को तुम कुछ भी टाइप कर देते मैसेज। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो फिर विंड पावर वाली कंपनियों के पास कितना पैसा है भाई, ये अभी करते हैं, दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, मेरी दूसरी क्लास भी 8 बजे, आपकी क्लास खत्म होगी ना, तो फिर उसका दूसरी क्लास भी है। लैंड यूज का परमिट लेना पड़ेगा, यू टू टेक द हेल्प ऑफ लैंड यूज परमिट। पोल के लिए टाइम भी तो बचना चाहिए, टाइम बचेगा तो करा दूंगा पोल, नहीं तो फिर कल करेंगे पोल, आना तो रोज ही है ना अपन को। देन कंस्ट्रक्शन का परमिट, ये जोनिंग लॉज को सेटिस्फाई करना चाहिए, लोकल बिल्डिंग कोड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी के उसको भी फॉलो करना चाहिए। देन ग्रिड कनेक्शन अप्रूवल, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे वो ग्रिड में भेजने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटी कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। तो ऑल दीज अप्रूवल्स आर बी टेकन। तो लैंड यूज का परमिट, कंस्ट्रक्शन का परमिट और ग्रिड कनेक्शन अप्रूवल। पोल क्या होता है अभी दिखाया था पीछे आपको, जो लगा हुआ था जिसके ऊपर हमने वो लगा रखा था, पूरा जो रोटर लगा रखा था हमने पोल के ऊपर जो लगा रखा था, तो उसी की बात कर रहा है, स्पेलिंग गलत लिख दी होगी उसने। नेक्स्ट, विंड फार्म डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। So we'll continue. So designing of the wind farm. So designing of the wind farm layout is critical for optimizing the energy production and minimizing the cost. तो डिजाइनिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं उसकी बात करेंगे। डिजाइनिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, we'll be talking about that. टरबाइन सिलेक्शन, फिर से वेरी टेक्निकल। टरबाइन हम सेलेक्ट करेंगे विंड के डाटा के बिहाफ पे इस तरीके से कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा निकल के आए, सो दैट इट्स एफिशिएंसी इज हाईएस्ट। दूसरा, लेआउट का डिजाइन। लेआउट का डिजाइन डिपेंड करेगा हमारे विंड की डायरेक्शन के बिहाफ पे कि मैक्सिमम किस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। ये सब कॉमन सी चीजें अंडरस्टूड है। तो जब सिलेबस आया था तब ये तो बोला था कॉमन सी चीजें, तब तो शुरू में बोला था कि भैया सारे 22 के 22 टॉपिक बेसिक बेसिक है, तो फिर मना थोड़ी करूंगा मैं। तो नेक्स्ट ऑफ दी पॉइंट टू बी रेफर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ये नहीं सारे के सारे टॉपिक आपके इतने आसान है, मतलब एक इंजीनियर के लिए बहुत ही आसान है। हाँ पढ़ लो भी, एक बार पढ़ने के बाद आसान लग रहा है, ठीक है। तो विंड फार्म की डिजाइनिंग के लिए टरबाइन का सिलेक्शन करोगे, देन लेआउट डिजाइनिंग अप्रूवल कराओगे। लेआउट की जो डिजाइनिंग होगी वो हमारे विंड के डायरेक्शन के बिहाफ पे होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होगी, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, आपको ग्रिड के साथ कनेक्शन बिठाना है, आपको फार्म तक पहुंचने के लिए रोड डेवलप करनी पड़ेगी, आ गया इस पे, तो रोड डेवलप करनी पड़ेगी, सब स्टेशन डेवलप करना पड़ेगा। सर मैं पहली क्लास से ADIG बस पढ़ी, इंस्टॉलेशन कैसे कैरी आउट की जाती है पूरे विंड फार्म की। सबसे पहले साइट की प्रिपरेशन होती है, यानी क्लियरिंग करोगे, ग्रेडिंग करोगे लैंड की, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इससे टर्बुलेंस क्रिएट होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी हमारी टरबाइन की। टरबाइन की इंस्टॉलेशन होगी, तभी 22 हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। साथ में इसको कनेक्ट करोगे किसके साथ, ग्रिड के साथ। सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारे ट्रांसफार्मर आ जाते हैं, इन्वर्टर आ जाते हैं, सबस्टेशन आ जाता है, सबस्टेशन इज आल्सो देयर। 22 नहीं 26 24 ही ना, अरे वो तो जीएस का पार्ट है। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 60 फीट होनी चाहिए। सर टाइम तो हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का। हाँ बस कर। कमिश्निंग मींस व्हाट, कमिश्निंग मींस आपको प्लांट को ऑपरेट करके दिखाना है, रियल टाइम सिचुएशन के लिए स्टार्ट करना है। तो रियल टाइम सिचुएशन जैसी डेवलप होगी एक्जेक्टली वैसी सिचुएशन डेवलप करानी है, पर वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो आपने बस प्लांट को ऑपरेट कराया, चलाया, इसको आप टेस्ट ड्राइव बोल सकते हो, बिल्कुल उसको कमिश्निंग बोला जाता है। तो प्लांट को सबसे पहले कमीशन करते हैं, कमीशन करने के बाद ऑपरेशन में लाया जाता है। अब आपने विंड फार्म पूरा सेटअप कर दिया, डिजाइनिंग हो गई, इंस्टॉलेशन हो गई, अगला क्या आएगा, कमिश्निंग होगी और टेस्टिंग होगी। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो टेस्टिंग की जाती है, आप क्या करते हो, एक्सट्रीम कंडीशन डेवलप करा देते हो कि वर्स्ट कंडीशन जो स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई है वो स्पेसिफिकेशन वाली कंडीशंस को इंड्यूस कराते हो आर्टिफिशियली, और चेक करते हो कि क्या जैसा हमें बोला गया था वैसा ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कमिश्निंग और टेस्टिंग का पार्ट होता है। अगर ये फेल हो गया आपको दोबारा से क्या करना पड़ जाएगा, जस्ट लाइक डिफेंस शिप। हाँ मतलब हर एक चीज की होती है, बस टेक्निकल नाम मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया। आप कोई सी भी चीज लेते हो हमेशा पहले टेस्ट करते हो ना उसे, बस नाम मैंने आपको बता दिया टेक्निकल वे कमिश्निंग कर रहे हैं इसकी। तो टरबाइन की टेस्टिंग करोगे, ग्रिड कनेक्शन की टेस्टिंग करोगे और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करोगे। तो ऐसा नहीं कि प्लांट को एक बार ऑपरेट करा दिया, तो उसका भी टाइम पीरियड होता है हर प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो 1 महीने तक क्या चल रही है, टेस्टिंग चल रही है उसकी। जब आप सेटिस्फाई हो गए अब आप उसको ऑपरेशन में लेके आओगे, रीडिजाइनिंग जो भी गलती है उसको इंप्रूव करोगे। तब भी फेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तब भी फेल नहीं होना चाहिए। 8 बजे से पहले थोड़ा टाइम दे देना, मैच जाके खाना। हाँ भाई इसलिए तो तुम पढ़ाई कर रहे हो इतनी, ऑफ करके देखो मजा नहीं आता है। चलो अब बीच में एक आया, जितनी मैकेनिकल चीजें होती हैं सब में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाटएवर मैकेनिकल कंपोनेंट्स आर देयर, नॉट ओनली दिस, ये तो भी आपने देख लिया, इतने कंपोनेंट लगे हुए, इससे भी ज्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं मैकेनिकल यूनिट्स के अंदर। तो जहां पर भी मैकेनिकल कंपोनेंट आ गया उसमें वेयर एंड टेयर होगी, उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी नीडिंग द मेंटेनेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पीछे हमने किसकी बात करी थी, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करी थी। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, जो भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। क्या है वर्किंग प्रिंसिपल,